पूर्वी हिमालय में एक बहुत ही छोटा पहाड़ी राज्य सिक्किम है, जो तिब्बत, नेपाल, भूटान और भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल के बीच में स्थित है। यहाँ की राजधानी गंगटोक है। यहाँ का क्षेत्रफल 7,096 वर्ग किलोमीटर और यहाँ की मुख्य भाषाएं लेप्चाम और भूटिया हैं। भारत और सिक्किम के बीच सन 1947 में भारत की आज़ादी के समय ही एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसमें सिक्किम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत को सौंपी गई थी। तब से लेकर सन 1975 तक भारत सिक्किम की सुरक्षा प्रदान करता आया है, लेकिन भारत का 22वां राज्य बनाने के लिए 23 अप्रैल सन 1975 को भारत की लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक पेश किया गया, जिसे 299/11 के मत से पास कर दिया गया। 26 अप्रैल को यह बिल राज्यसभा में पास हुआ और 15 मई 1975 को उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इस बिल पर हस्ताक्षर किए। इस प्रकार 16 मई 1975 को सिक्किम को औपचारिक रूप से भारतीय गणराज्य का 22वां प्रदेश बना लिया गया। सिक्किम भारत का अंग बनने के साथ नामग्याल राजवंश का शासन खत्म हो गया। लेखिका मधु कांकरिया ने अपने यात्रा वृत्तांत में गंगटोक से लेकर हिमालय तक की यात्रा में प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन के साथ उन दृश्यों को भी छुआ है जिनमें विषम परिस्थितियों में पुरुष और महिलाएं जीवन संघर्ष में लगी रहती हैं। इस पाठ में लेखिका के सहृदय होने का पता चलता है, क्योंकि उसका मन प्रकृति की मनोहारी छटा देखने से अधिक जोखिम भरे कार्यों को करती हुई महिलाओं की ओर देखने में लगा रहता है। तो चलिए आज के इस पाठ के माध्यम से हम सिक्किम की उस छटा का दर्शन करते हैं जिसे लेखिका अपनी आंखों देखी वर्णन से हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। क्योंकि मैंने भी हाल ही में सिक्किम के दर्शन किए हैं, तो हर एक पंक्ति, हर एक नज़ारा मेरी आंखों के सामने जीवंत हो उठता है जब भी मैं इस पाठ को पढ़ती हूँ। चलिए इस पाठ को हम चित्रों के माध्यम से और बेहतर समझने का प्रयास करते हैं। गंगटोक शहर। लेखिका को गंगटोक शहर देखकर ऐसा लगा कि आसमान की सुंदरता नीचे बिखर गई और सारे तारे नीचे बिखर कर टिमटिमा रहे हैं, जगमगा रहे हैं, अपनी रोशनी बिखेर रहे हैं। बादशाहों का एक ऐसा शहर जिसका सुबह, शाम, रात सब कुछ सुंदर है, अति सुंदर, मन को लुभाने वाले, मन को आकर्षित करने वाले। ऐसी सुंदर शाम, ऐसी सुंदर सुबह आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। सुबह होने पर एक प्रार्थना होठों को छूने लगी, जिसके बोल कुछ इस तरह थे। साना साना हाथ जोड़े गर्दहु प्रार्थना, हामरो जीवन तिमरो को सीले। यानी कि इसका अर्थ है, अपने छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। इस प्रार्थना का ये अर्थ है। लेखिका ने जब यह प्रार्थना सुनी, उनका मन इस प्रार्थना के वचनों से भर गया। उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई ऐसे नेपाली युवती से ये प्रार्थना के बोल सुनकर। सुबह युमथांग के लिए निकलना था। युमथांग वैली बहुत ही खूबसूरत और मन को लुभाने वाली, किंतु आँख खुलते ही बालकनी की ओर लेखिका भागी, क्योंकि लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से ही हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। किंतु पिछले वर्ष की तरह ही आज भी आसमान हल्के हल्के बादलों में ढका था। कंचनजंगा तो दिखाई न दी, किंतु तरह तरह के सारे रंग बिरंगे फूल और बहुत ही मनोहर दृश्य दिखाई दिए। ऐसा लगा कि फूलों के बागान में कोई उतर आया हो। युमथांग गंगटोक से 149 किलोमीटर दूर था, जिसके बारे में लेखिका के ड्राइवर जितेन नार्गे बता रहे थे। सारे रास्ते में हिमालय की गहनतम घाटियाँ, यानी कि बहुत गहरी गहरी घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ देखने को मिलेंगी। और लेखिका उससे पूछने लगी थी, क्या वहाँ बर्फ़ भी मिलेगी? युमथांग का रास्ता फूलों की घाटियों से भरा था। रास्ते में उन्हें एक जगह पर सफ़ेद बौद्ध पताकाएं लगी दिखाई दी। ये पताकाएं
अहिंसा और शांति की प्रतीक है। जितेन नार्गे, जो कि एक ड्राइवर कम गाइड था, उसने बताया कि जब कोई बुद्धिस्ट यानी कि बौद्ध धर्म को मानने वाला, बौद्ध धर्म का कोई अनुयायी मर जाता है तो किसी पवित्र स्थल पर 108 सफ़ेद बौद्ध पताकाएं फहरा दी जाती हैं। इन्हीं सफ़ेद पताकाओं से पूरी वादियाँ खिल रही थी, जिन्हें कभी उतारा नहीं जाता। कई बार किसी नए कार्य के आरंभ होने पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। जितेन नार्गे की जीप में भी दलाई लामा की फ़ोटो लगी थी। क्या आप जानते हैं दलाई लामा कौन है? जितेन नार्गे से प्रश्न पूछा गया तो उसने उत्तर दिया कि ये बौद्ध धर्म के जाने माने हस्ती हैं। वास्तव में दलाई लामा किसी व्यक्ति पुरुष का नाम नहीं है, बल्कि दलाई लामा एक मंगोलियाई पदवी है जिसका मतलब होता है ज्ञान का महासागर। और दलाई लामा के वंशज करुणा, अवलोकितेश्वर के बुद्ध के गुणों के साक्षात रूप माने जाते हैं। वर्तमान में जो दलाई लामा है वो 14वें दलाई लामा है, जिनका नाम है तेंजिन ग्यात्सो, जिनकी फ़ोटो यहाँ पर है। जितेन ने बताया कि कवि लॉन्गस्टॉक नामक स्थान पर फिल्म गाइड की शूटिंग हुई थी। उन लोगों ने रास्ते में एक घूमता हुआ चक्र भी देखा, जिसे धर्म चक्र के नाम से जाना जाता था। वहाँ रहने वाले लोगों का विश्वास था कि उसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगता था कि सभी जगह आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास, पाप और पुण्य सभी एक समान है। भारत में सभी लोगों की मान्यताएं लगभग एक समान ही हैं। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, वैसे वैसे बाजार, लोग और बस्तियां आँखों से ओझल होने लगी, आँखों से दूर होने लगी। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। पहाड़ियों ने विराट रूप धारण कर लिया था। पास से उनका वैभव कुछ अलग था, यानी कि पास से देखने पर उनकी खूबसूरती बहुत अलग ही थी, बहुत ही सुंदर नज़ारे थे। धीरे धीरे रास्ते घुमावदार होने लगे थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी हरियाली वाली गुफा के अंदर से गुजर रहे हों। सब यात्रियों पर वहाँ के हसीन, सुंदर, सुहावने, खूबसूरत मौसम का असर हो रहा था। लेखिका अपने आसपास के दृश्यों को चुप रहकर अपने में समा लेना चाहती थी। सिलीगुड़ी से साथ चल रही तीस्ता नदी का सौंदर्य आगे बढ़ने पर और अधिक निखर गया था। वह उस नदी को देखकर रोमांचित हो रही थी। लेखिका मन ही मन हिमालय को सलामी देती है। 7 सिस्टर्स वाटरफॉल पर जीप रुकती है। सभी लोग वहाँ की सुंदरता को कैमरे में कैद करने लग जाते हैं, लेकिन लेखिका इस सुंदर नज़ारे को अपने मन में बसा लेना चाहती है। झरने का पानी, उसमें एक नई शक्ति का एहसास बढ़ रहा था। लेखिका को लग रहा था कि उसके अंदर की सारी बुरी इच्छाएं पानी की धारा के साथ बह गई। वह वहाँ से जाने के लिए तैयार नहीं थी। जितेन ने कहा, आगे इससे भी सुंदर दृश्य हैं। पूरे रास्ते आँखों और आत्मा को सुख देने वाले दृश्य थे। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे जादू की कोई छड़ी घुमा रहा हो और सब कुछ बदलता जा रहा था। माया और छाया का यह अनूठा खेल लेखिका को जीवन के रहस्य समझा रहा था। पूरा वातावरण प्राकृतिक रहस्यों से भरा था, जो सबको रोमांचित कर रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप रुकी। जहाँ जीप रुकी थी वहाँ लिखा था थिंक ग्रीन। वहाँ ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा था। सभी कुछ एक साथ सामने था। लगातार बहते झरने, पूरे वेग से बह रही तीस्ता नदी, सामने धुंध और ऊपर आसमान में घने बादल। धीरे धीरे हवा चल रही थी, जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों की हंसी चारों ओर बिखेर रही थी। इस प्राकृतिक वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि लेखिका का अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ बह रहा था। ऐसा सौंदर्य जीवन में पहली बार देखा था। इस अति सुंदर दृश्य में अचानक लेखिका की नज़र कुछ औरतों पर पड़ी, जो वहाँ बैठी पत्थर तोड़ रही थी। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे थे। इतने सुंदर वातावरण में भी भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य ने लेखिका को सहमा दिया।
ऐसा लग रहा था कि मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ चल रही है। एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी औरतें मौत की भी परवाह न करते हुए पहाड़ी रास्तों को चौड़ा बना रहे हैं ताकि यहाँ से गुजरने वाले वाहन आसानी से गुजर सके। इन पहाड़ों को डायनामाइट से उड़ाया जाता है तो उनके टुकड़े इधर उधर गिरते हैं। यदि उस समय सावधानी न बरती जाए तो जानलेवा हादसा हो सकता है। तब लेखिका ने सोचा कि आम जीवन की कहानी एक सी ही है। मजदूरों के जीवन में आंसू, अभाव और यातना अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। जितेन ने बताया कि ये बच्चे 3.5 किलोमीटर की पहाड़ी चढ़कर स्कूल जाते हैं। यहाँ आसपास 2 स्कूल हैं। ये बच्चे स्कूल से लौटकर अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाते हैं। बागानों में कुछ सिक्किम युवतियाँ अपने पारंपरिक परिधान पहने हुए चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। उनके चेहरे ढलती शाम के सूरज की रोशनी में दमक रहे थे, यानी चमक रहे थे। चारों ओर इंद्रधनुषी रंग छटा बिखेर रहे थे। लेखिका इतना प्राकृतिक सौंदर्य देखकर खुशी से चीख रही थी। अगले दिन सुबह वे लोग कटाव की ओर निकले। कटाव में बर्फ़ देखने को मिल सकती थी, लेकिन वहां पहुंचने पर बताया गया कि यहाँ स्नोफॉल कम हो गया है। कटाव को भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। कटाव को अभी तक टूरिस्ट स्पॉट नहीं बनाया गया था, इसलिए अब तक यह अपने प्राकृतिक स्वरूप में था। लायोंग से कटाव का सफ़र 2 घंटे का था। कटाव का रास्ता खतरनाक था। जितेन अंदाजे से गाड़ी चला रहे थे। वहाँ का सारा वातावरण बादलों से घिरा हुआ था। ज़रा सी असावधानी होने पर बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। लेखिका सोचती है कि सभी ऋषियों मुनियों को वेदों की रचना करने की प्रेरणा यहीं से मिली होगी। ऐसे असीम सौंदर्य को यदि कोई अपराधी भी देख ले तो वह भी आध्यात्मिक हो जाएगा। थोड़ा आगे चलने पर फौजी छावनियाँ दिखाई दी। थोड़ी दूरी पर चीन की सीमा थी। फौजी कड़कड़ाती ठंड में स्वयं को कष्ट देकर हमारी रक्षा करते हैं। लेखिका फौजियों को देखकर उदास हो गई। बैसाख के महीने में भी वहाँ बहुत ठंड थी। वे लोग माघ की ठंड में किस तरह रहते होंगे। वहाँ जाने का रास्ता भी बहुत खतरनाक था। ये फौजी वास्तव में अपने आज के सुख का त्याग करके हमारे लिए शांतिपूर्वक कल का निर्माण करते हैं। युमथांग की पूरी घाटियाँ रोडोडेंड्रो के फूलों से खिली थी। जितेन ने रास्ते में बताया कि यहाँ पर बंदर का मांस भी खाया जाता है और कुत्ते का मांस भी खाया जाता है। लेखिका को इस पर यकीन न हुआ, लेकिन वह समझ चुकी थी कि पठारी इलाकों में यानी कि पहाड़ी इलाकों में भयानक गरीबी है, इसलिए वहाँ जो उपलब्ध होता है लोग उसी से अपना पेट भर लेते हैं। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र राज्य था, लेकिन अब वह भारत का एक हिस्सा बन चुका है। ऐसा करके सिक्किम के लोग अत्यंत खुश हैं। लौटते हुए जितेन ने लेखिका और उसके साथियों को कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। रास्ते में उसने एक जगह दिखाई, उसके बारे में बताया कि यहाँ पूरे 1 किलोमीटर के क्षेत्र में देवी देवताओं का निवास है। जो यहाँ गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। और यह भी बताया कि पहाड़ी लोग गंदगी नहीं फैलाते, वे गंगटोक को गंतोक बुलाते हैं। गंतोक का अर्थ होता है पहाड़। सिक्किम में अधिकतर क्षेत्रों को टूरिस्ट स्पॉट बनाने का श्रेय भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता को जाता है। लेखिका को लगता है कि मनुष्य की कभी न समाप्त होने वाली खोज का नाम ही सौंदर्य है। लेखिका को अपना यह सफ़र, सिक्किम की यह यात्रा जीवन भर मनमोहक दृश्यों के साथ याद आती रहेगी और वह हमेशा खुश होती हैं कि उन्होंने यह यात्रा की और सिक्किम के सुंदर नज़ारों का दर्शन किया। आज के पाठ में हमने सिक्किम राज्य के दर्शन किए। सिक्किम राज्य की संस्कृति, वहाँ का रहन सहन, खान पान, ये सभी जानकारियाँ हमें इस पाठ के माध्यम से मिली हैं। यदि आप और कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इसके बारे में अधिक जानकारी गूगल सर्च पर पा सकते हैं। धन्यवाद एवं शुभ दिन।